साथियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर एवं निदेशक शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा एक बार पुनः शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न इकाइयों की जो चर्चा करने की श्रृंखला हमने आरंभ की है, उसी क्रम में एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, हमने पिछली चर्चाओं में शिक्षा मनोविज्ञान की इकाइयों और उप इकाइयों में प्रमुख अभिवृद्धि एवं विकास, परिपक्वता के सिद्धांत, अभिवृद्धि विकास के सिद्धांत और विकास की विभिन्न अवस्थाएं और विभिन्न अवस्थाओं में शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में बालक क्या-क्या विशेषताएं रखता है और उनके लिए क्या शिक्षा व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उन सब पर भी हमने चर्चा की है। और हमने देखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्यक्षेत्र है वह भी उतना ही व्यापक है जितना कि मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में हमने सर्वप्रथम एक बहुत ही प्रमुख क्षेत्र वंशक्रम एवं वातावरण को भी हमने सूचीबद्ध किया था, क्योंकि जिस बालक का जो जन्म, जब भी बालक जन्म लेता है, माता के गर्भ में अपना स्थान ग्रहण करता है, वहीं से वंशक्रम का आरंभ हो जाता है और उस वंशक्रम की कुछ विशेषताएं उस बालक को मिलती हैं, कुछ शक्तियां वंशक्रम के माध्यम से मिलती हैं और वो शक्तियां जब लेकर जन्म लेता है तो वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके वातावरण उसको अनुकूलित करने में मदद करता है, समायोजित करने में मदद करता है। ऐसा शिक्षाविदों का मानना है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है। अतः एक अध्यापक के रूप में हमें यह जानना आवश्यक है कि किस प्रकार वंशक्रम एवं वातावरण बालक के व्यक्तित्व पर अपना प्रभाव डालता है और उसके व्यवहार पर कहीं न कहीं अपना प्रभाव डालता है। और हमें जब उसके व्यवहार का अवलोकन करना है और उसके द्वारा की गई क्रियाओं का भी हमें अवलोकन करना है, तो निश्चित रूप से हमें ये जानना होगा कि कहीं इसके द्वारा किए गए प्रकट व्यवहारों में कहीं वंशक्रम का कोई स्थान तो नहीं, या वातावरण की एक उचित व्यवस्था के माध्यम से अगर कोई नकारात्मक व्यवहार है तो उसे किस प्रकार सकारात्मक में बनाया जा सकता है। कौन से ऐसे पक्ष हैं जिनको हम सुषुप्त कर सकते हैं और कौन से ऐसे पक्ष हैं जिनको हम उजागर कर सकते हैं। इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें निश्चित रूप से वंशक्रम एवं वातावरण के इस विस्तृत विषय पर यहाँ पर चर्चा करना चाहिए। उस पे जानकारी एक अध्यापक के रूप में हमारे पास होनी चाहिए। उसी आशा के साथ आज हम एक प्रमुख वंशक्रम एवं वातावरण के दो जो प्रमुख क्षेत्र हैं, उनमें से पहला क्षेत्र वंशक्रम पर हम बात करेंगे। मनोवैज्ञानिक वंशक्रम के बारे में क्या कहते हैं, आइए उस पर प्रकाश डालते हैं। पैटरसन नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, वो कहते हैं व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से अपने पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है वह वंशक्रम कहलाता है। जैसा कि अभी हमने चर्चा में इसका उल्लेख किया भी था कि जैसे ही बालक माता के गर्भ में अपना स्थान ग्रहण करता है, अब वहीं से माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की विशेषताएं मिली। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जो वंशसूत्र बालक को मिले हैं वो वंशसूत्र तो माता पिता के माध्यम से ही तो मिले हैं, और माता पिता के पास जो वंशसूत्र हैं वो उनके माता पिता से मिले हैं, और उनके माता पिता के पास जो वंशसूत्र हैं वो उनके माता पिता से मिले हैं। इसलिए पैटरसन ठीक कहते हैं कि माता पिता के माध्यम से अपने पूर्वजों की जो भी विशेषताएं बालक प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? वो जन्म लेने वाला बालक। कौन सा बालक? जिसने अभी अभी माता के गर्भ में अपना स्थान ग्रहण किया है, उसको ये विशेषताएं मिल रही हैं। किसके माध्यम से मिल रही हैं? माता पिता के माध्यम से मिल रही हैं। और किसकी मिल रही हैं? पूर्वजों की मिल रही हैं। स्पष्ट हुआ ना? तो पूर्वजों की विशेषताएं माता पिता के माध्यम से बालक को मिली, और वो बालक में जो आई
वो विशेषताओं के रूप में हमें जो दिखाई पड़ रही हैं वही वास्तव में वंशक्रम है। कितना व्यवस्थित स्पष्टीकरण पैटरसन ने वंशक्रम के बारे में किया है। अगर इसको हम समझें तो निश्चित रूप से इसकी उपयोगिता को भी समझ पाएंगे। जेम्स ट्रेवर एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने मानव और पशु दोनों के कार्यों पर महत्व दिया है, दोनों के व्यवहार के अध्ययन करने के बारे में उन्होंने बात कही है। वही जेम्स ट्रेवर वंशक्रम के बारे में कहते हैं, माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में संक्रमित होना ही वंशक्रम कहलाता है। ये इस परिभाषा को थोड़ा पिन पॉइंटेड बना रहे हैं। वो ये कहते हैं, अब पूर्वज शब्द यहां वो काम में नहीं ले रहे, पर यह जरूर कह रहे हैं कि माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का जो बच्चा जन्म लेने वाला है उस बालक के पास जो फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो माता पिता की फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें ट्रांसफर हुई, और वो जो ट्रांसफर हुई वो वंशक्रम कहलाएंगी। लेकिन ऑब्वियस है कि माता पिता में जो हैं वो उनके पास हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं उनके माता पिता से कुछ अंश तो उनको मिला होगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से तो पूर्वज की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी परिभाषा में पूर्वज शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं केवल कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में संक्रमित होना वंशक्रम कहलाता है। हर मनोवैज्ञानिक की अपनी रिसर्च है, उसके आधार पर उन्होंने उसको यहाँ पर परिभाषाबद्ध किया है, हमें उसे जानना आवश्यक है। वुडवर्थ प्रसिद्ध शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक हुए हैं। वो कहते हैं वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय ही नहीं बल्कि गर्भाधान के समय से जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। ये और ज्यादा स्पष्ट कर रहे हैं। जो हम चर्चा कर रहे हैं, गर्भाधान काल की चर्चा कर रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि बालक ने माता के गर्भ में अपना स्थान ग्रहण किया, वही बात वुडवर्थ यहाँ कह रहे हैं कि 9 माह की अवधि जन्म लेने वाला है, तो जन्म लेने के उपरांत ही नहीं, उससे पूर्व वो 9 माह की अवधि में वो सारी बातें जो बालक ने प्राप्त की हैं वो सारी की सारी बातें वंशानुक्रम के अंतर्गत आती हैं, ऐसा वुडवर्थ का मानना है। तो ये सारे मनोवैज्ञानिक कहीं ना कहीं वंशानुक्रम को परिभाषित करते हुए माता पिता की विशेषताओं का बालक में ट्रांसफर होना एक प्रमुख बात कह रहे हैं, माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की विशेषताओं को ट्रांसफर होना एक बात कह रहे हैं, और गर्भ के दौरान उस 9 माह की लंबी अवधि में जो माता पिता के माध्यम से और माता के माध्यम से बहुत कुछ बातें वह अर्जित करता है, वो भी सब वंशक्रम के अंतर्गत आती हैं, ऐसा इन मनोवैज्ञानिकों का मानना है। अब अपनी इन्हीं बातों को यहाँ सिद्ध करने के लिए कुछ वंशक्रम के सिद्धांत कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किए हैं। उन वंशक्रम के सिद्धांतों को अगर हम समझेंगे तो वंशक्रम की महत्ता को अच्छी तरह से यहाँ पर हम समझ पाएंगे। उत्पादक सूत्रों की निरंतरता एक सिद्धांत प्रतिपादित किया फ्रांसिस गाल्टन नाम के मनोवैज्ञानिक ने। 1745 ईस्वी में इस सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया था, और गाल्टन कहते हैं कि वंशक्रम का निर्धारण 50% माता के पक्ष से और 50% पिता के पक्ष से होता है। जैसा कि मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा में कहा कि माता और पिता दोनों के गुणों को बालक प्राप्त करता है, तो यहाँ गाल्टन बिल्कुल अपनी इस रिसर्च और इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कह रहे हैं कि 50% किसके माध्यम से, माता के माध्यम से, और 50% किसके माध्यम से, पिता के माध्यम से। तो 50-50% अंश दोनों का प्राप्त किया। अब साहब अगली पीढ़ी में गए तो अब 50% का 50% यानी कि 1/2 का आधा 1/4। फिर अगली पीढ़ी में गए तो उस 50% का फिर 50% यानी कि 1/4 का 1/8। समझ रहे ना। फिर अगली पीढ़ी में गए तो फिर 1/8 का 50% यानी कि 1/16।
आप देखिए आगे 1/16, 1/32, आगे चलते जाइए, कोई अंत नहीं होगा। एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी की तरह ये वंशानुक्रम के गुण आगे की आगे ट्रांसफर होते चले जाएंगे। इसलिए यहाँ हम कह रहे हैं कि दादा परदादा इत्यादि पूर्वजों के गुण भी इसमें आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये कम होते चले जा रहे हैं। 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, आप उसका दशमलव में निकालिए, प्रतिशत निकालिए तो कम होता चला जाएगा। यानी कि जितनी दूर की पीढ़ी चलते जाएंगे गुण समाप्त तो नहीं होंगे, लेकिन गुण कम दिखाई पड़ेंगे, है ना। ऐसा इन मनोवैज्ञानिकों का, पर्टिकुलरली फ्रांसिस गाल्टन ने अपने सिद्धांत में जो बात कही उसमें इस बात पर विशेष प्रकाश उन्होंने डाला कि कैसे दादा परदादा इत्यादि पूर्वजों के गुण धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, लेकिन अनंत गुणोत्तर श्रेणी की तरह कभी ये समाप्त नहीं होते, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते चले जाते हैं, मात्रा यद्यपि जरूर कम होती जाती है। फिर एक सिद्धांत आया अर्जित गुणों का स्थानांतरण। अर्जित गुणों का स्थानांतरण सिद्धांत के समर्थक लेमार्क, हैरिसन, मैकडूगल, डार्विन इत्यादि मनोवैज्ञानिक रहे। ये सारे मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत की वकालत करते हैं, इस सिद्धांत के समर्थक हैं। अर्जित गुणों का स्थानांतरण यानी कि अर्जित किया, किससे अर्जित किया? पिछली पीढ़ी से अर्जित किया, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि प्रत्येक पीढ़ी स्वयं अपने वातावरण में जो अर्जित करती है वह अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित होती है। यहां क्या बात स्पष्ट कर रहे हैं? माता पिता के गुणों का ट्रांसफर होना। माता पिता ने अपने माता पिता से कुछ प्राप्त किया, लेकिन खुद ने भी तो कुछ प्राप्त किया। तो जो खुद ने प्राप्त किया है, जो उसके दादा परदादा में नहीं था, वो गुण ट्रांसफर हुए। तो वो वातावरण में जो गुण अर्जित हुए वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। तो उन्होंने लेमार्क ने जिराफ की लंबी गर्दन वाला प्रयोग किया, मैकडूगल ने चूहे के अंदर बिल में रहने वाला प्रयोग किया, और इन मनोवैज्ञानिकों ने इन प्रयोगों के माध्यम से ये सिद्ध करने की कोशिश की, जैसे जिराफ की गर्दन जो है लंबी, पहले पीढ़ी दर पीढ़ी लंबी नहीं थी, लेकिन एक वातावरण में जब ये लंबी प्राप्त हुई तो अगली पीढ़ी में भी ये लंबी गर्दन के रूप में हमें जिराफ दिखाई पड़े। इस तरह से इन मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने इन छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से यह सिद्ध करने की कोशिश की कि माता पिता अपने वातावरण में जो भी गुण अर्जित करते हैं, यानी कि माता पिता के जो गुण हैं वो गुण भी अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। ये भी वंशक्रम को प्रतिपादित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोग, जिसमें लेमार्क, हैरिसन, मैकडूगल, डार्विन इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने जो अपनी बात कही है उसे भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना आवश्यक है। इन प्रयोगों को अगर हम समझ पाएंगे तो हम वंशक्रम को भी समझ सकते हैं, वंशक्रम की विशेषताओं को भी समझ सकते हैं, और वंशक्रम के जो प्रयोग हुए हैं उन प्रयोगों के माध्यम से हम ये यहाँ पर जान पाए हैं कि किस प्रकार वंशक्रम अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है बालक के व्यक्तित्व को बनाने में, और बालक के द्वारा प्रकट किए गए व्यवहारों को समझने में वंशक्रम कितनी प्रमुख भूमिका निभाता है। उस दृष्टि से एक अध्यापक के रूप में भी हमें इसकी जानकारी होना आवश्यक है, और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति हम आज की चर्चा में कर पाए हैं। इसी आशा के साथ एक बार पुनः धन्यवाद।